कैसी नजर आएगी ट्रंप के सपनों की गाजा? क्या सोने की गाजा बनाएंगे ट्रंप? बारूद और बंदूकों के बीच आखिर कैसे बदलेगी गाजा की तस्वीर? इजराइल और हमास के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता इस वक्त आखिर कहां खड़ा है? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। इजराइल और हमास के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता तमाम मुश्किलों, तमाम तकलीफों के बावजूद कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे का रास्ता उसका अभी भी कांटों भरा नजर आ रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है? किस तरीके से इस संघर्ष विराम समझौते में अभी भी बहुत सारी अड़चनें हैं और इन तमाम अड़चनों के बीच क्या है गाजा के मुद्दे पर ट्रंप फैक्टर? दिखाते हैं आपको तस्वीर। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप गाजा पर कब्जे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो गाजा की तस्वीर बदल देना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गाजा जो है वो एक मॉडर्न सिटी बन जाए, लेकिन वहां पर फिलिस्तीन के लोग न रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने सपनों के गाजा की एक तस्वीर शेयर की है। सबसे पहले जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सपनों की गाजा कैसी है। इस समय गाजा कुछ ऐसा नजर आ रहा है, बर्बादी से जूझता हुआ गाजा, जहां पर लोग इस समय तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि मकान ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन बदले हुए गाजा के अंदर तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। कैसी हो सकती है कि वहां पर मॉडर्न इमारतें होंगी, वहां पर सी बीच होगा, वहां पर इस तरीके से चहल पहल होगी, रौनक होगी। लेकिन क्या ये फिलिस्तीन के लोगों के लिए होगी? फिलिस्तीन के लोगों के साथ होगी? वहां पर इस तरह आपको एलन मस्क और साथ ही ये जो नजर आ रहा है आपको, ये तो कुछ विचित्र सी तस्वीरें हैं, इस तरीके के डांस वहां पर होते हुए नजर आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शेयर की हुई ये एआई जनरेटेड तस्वीर है। लेकिन ऐसी गाजा डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते हैं, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नाचना चाहते हैं जहां एलन मस्क डॉलर लुटाते हुए नजर आए, साथ ही ट्रंप का गाजा कुछ ऐसा नजर आए, ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सोने की तस्वीर, सोने की कुछ ऐसी इमारत जो है वो वहां नजर आए, और बीच पर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप लेटकर जूस पीते हुए नजर आए। कुछ ऐसी गाजा बनाना चाहते हैं ट्रंप। ये एआई जनरेटेड तस्वीर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद शेयर की है अपने उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी बात वो रह रह कर रहे हैं। कोई राजी नहीं है इसके लिए, फिलिस्तीन के लोग इसके लिए राजी नहीं है, जॉर्डन इसके लिए राजी नहीं है, मिस्र इसके लिए राजी नहीं है, कतर इससे इनकार कर रहा है, सऊदी अरब को इससे परेशानी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की बनाई हुई, इस डोनाल्ड ट्रंप की शेयर की हुई इस तस्वीर के अंदर दो ही शख्स नजर आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं तीन नेता इसके अंदर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये दाढ़ी वाले ये कैसे शख्स हैं और कैसे लोग हैं? जिस वोकिज्म का विरोध डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में कर रहे हैं, उसे यहां वो क्यों प्रमोट कर रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर एलन मस्क नजर आ रहे हैं, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पार्टी करते हुए, मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं इस एआई जनरेटेड तस्वीर में। और साथ ही जैसे किसी बार डांस के अंदर पैसे लुटाए जाते हैं कैबरेट डांसर्स के अंदर के ऊपर, उस तरीके से यहां पर एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे दौलतमंद आदमी हैं, वो यहां पर पैसे लुटाते हुए नजर आ रहे हैं और गाजा की बीच के ऊपर लेटे हुए, आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। ये तस्वीरें, ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं, जाहिर तौर पर किसी प्रॉम्प्ट से ये जनरेट की गई होंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये उनके सपनों की या उनकी बातों की तस्वीर होगी। लेकिन इस समय गाजा में क्या हो रहा है? गाजा का बड़ा ऑपरेशनल अपडेट यह है कि गाजा के अंदर इंतजार के बाद में जो फिलिस्तीनी कैदी थे, जो फिलिस्तीन की कैद से सैकड़ों लोग रिहा होने थे, वो अब जाके रिहा हुए हैं। साथ ही इन लोगों की रिहाई को लेकर ये जो सीज फायर डील थी, ये संघर्ष विराम जो समझौता था, ये अटकता हुआ, ये रुकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आखिरकार इजराइल ने इन तमाम लोगों को छोड़ा है और साथ ही हमास ने रिहा किया है उन डेड बॉडीज को, उनको छोड़ा है जो ये 4 लोगों की जो डिसीज्ड थे, जो मारे गए थे गाजा के अंदर, खासतौर पर हमास के कब्जे में ये जो 4 लोग मारे गए, उन 4 हॉस्टेजेस की बॉडीज को रिहा किया गया, उनको छोड़ा गया, इजराइल को सौंपा गया। और इजराइल के सौंपने के बाद में इस मामले को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान सामने आया है। क्या कहता है बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान? जरा देखिए। तो बेंजामिन नेतन्याहू का बयान कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी जो हैं, वो अपनी जो डीपेस्ट कंडोलेंसेस हैं वो भेजती हैं उन लोगों के लिए, खासतौर पर ओहाद याहोल्मी और ताजे से ईदान, साथ ही शोल्म मंजूर और इस्तक एलगात। ये तमाम वो 4 लोग हैं
जो कि बंधक थे, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के अंदर बंधक बनाया था और उसके बाद ये तमाम लोग मारे गए थे, हमास की कैद के अंदर ये मारे गए थे और इनकी जो बॉडीज हैं वो इजराइल को लौटाई गई हैं। बदले में इजराइल ने फिलिस्तीन के कई कैदियों को छोड़ा है, सैकड़ों कैदियों को छोड़ा है जो इजराइल की जेलों के अंदर मौजूद थे। इस समय वो लोग जो अपनों से बिछड़े हुए थे उन्हें अपने लोग मिले हैं, कुछ को जिंदा मिले हैं, कुछ को वो मृत मिले हैं। हालांकि उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, उन्हें दफनाया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन मे देयर मेमोरी बी ब्लेस्ड। साथ ही यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल एम्ब्रेस यू एंड शेयर यू इन ग्रीफ, वी विल कंटिन्यू टू वर्क टायरलेसली अंटिल वी गेट एवरीवन बैक। यानी हम हर शख्स की, हर वो बंधक जो कि हमास के कब्जे में मौजूद है, उसकी वापसी तक हम संघर्ष करते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। इजराइल के ऊपर इस समय जबरदस्त दबाव है, कई मोर्चों का दबाव इस समय देखने को मिल रहा है। एक तरफ यहां पर हमास अपनी ताकत भी दिखा रहा है, अपना वजूद भी दिखा रहा है और इस तरीके से ये जो वापसी हो रही है, इजराइल तिलमिलाया हुआ है इस समय, लेकिन जनता का भी दबाव है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लोग लगातार ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत के अंदर ये जो गाजा का पीस प्लान है ये रुकना नहीं चाहिए, लोगों की वापसी तक ये प्लान जारी रहना चाहिए। और उसी दबाव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू जो कई बार जिनका हाथ बंदूक के ट्रिगर पर जाता है, कई बार वो ये कह चुके हैं कि हम हमास को चेतावनी दे रहे हैं कि हम वापस जंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन जनता का इस समय दबाव है क्योंकि इजराइल की जनता तेल अवीव के उस जो फ्रीडम स्क्वायर है वहां पर मौजूद है, उस जगह पर जिसे हॉस्टेज स्क्वायर भी कहा जाता है, वो जगह जहां पर तमाम वो लोग इकट्ठा हैं जिनके लोग बंधक बनाए गए, हमास के कब्जे में जो लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए वो लोग सड़कों पर मौजूद हैं और वो लोग ये दबाव बना रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये सीज फायर डील खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने यहां पर राजनीतिक विरोध भी झेल रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर उनके ही साथी जो हैं वो न्योर गैलांट हो या स्मोट्रिच हो, वो लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि अब सेकेंड फेज जो है वो शुरू नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सारे हॉस्टेजेस जो हैं, जो सारे बंधक हैं, ये जल्दी से जल्दी वापस आना चाहिए और उसके बाद हमास के खात्मे तक इजराइल को ऑपरेशन जारी रखना चाहिए। इजराइल क्या ये ऑपरेशन वापस से शुरू कर सकता है? हमास इसके बाद क्या करेगा? आपको कमेंट बॉक्स में क्या लगता है जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके विचार, आपकी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आप लगातार इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस पूरी इबारत के अंदर वो है ट्रंप फैक्टर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार सबसे पहले ये कहने वाले नेता थे कि हम गाजा को खाली कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गाजा को हम रिबिल्ड करें। यह अपने आप में बहुत ही रेडिकल विचार था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी के अंदर व्हाइट हाउस के अंदर यह प्लान दिया था तो खुद बेंजामिन नेतन्याहू भी चौंक गए थे, क्योंकि इस तरीके की कल्पना, इस तरीके के प्लान की बात शायद उनके बीच में ऑफ रिकॉर्ड रही हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड दुनिया के सामने जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम गाजा को खाली कराना चाहते हैं और साथ ही हम चाहते हैं कि इजराइल गाजा को अमेरिका को सौंप दे, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बेंजामिन नेतन्याहू भी कुछ देर मुस्कुराए थे। लेकिन चूंकि इजराइल के लिए तो यह मनमांगी मुराद है, हमास भी खत्म हो जाए, गाजा का सरदर्द भी खत्म हो जाए, तो उनके लिए इससे अच्छा क्या होगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर दें जो कि इस एआई की तस्वीर में नजर आ रहा है, तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू से खुश कौन होगा कि वो बीच पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जूस का आनंद लेते हुए, ड्रिंक्स का आनंद लेते हुए नजर आए। ये कम से कम ये तस्वीर जो उन्होंने यहां शेयर की है वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर, मौजूदा हालात को लेकर कल जब डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एआई से जो तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की है वो तो हमने आपको दिखाई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चहेते एलन मस्क का एआई जो है वो ट्रंप के गाजा प्लान पर क्या कहता है। पर पहले सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप गाजा को लेकर कह क्या रहे हैं। Well, I'm very disappointed when I see four bodies came in today. These are young people. Young people don't die. Okay? Young people don't die. These are young people. 4 bodies came in today. They think they're doing us a favor by sending us bodies. So, look, that's a decision has to be made by Israel, by Bibi. But Israel has to make that decision. We got a lot of hostages back, but it's very sad what happened to those people. I mean, you had a young lady with her hand practically blown off. You know why it blew up? Because she put up her hand to try and stop a bullet that was coming her way. And it hit her hand and blew off her fingers, big part of her hand. This is a vicious group of people. And Israel's going to have to decide what they're doing. Phase 1 is going to be ending. Think of it, today they sent in 4 bodies. Bodies.
And I will say one thing, though. I've spoken to a lot of the parents and a lot of the people involved. They want those bodies almost as much and maybe even just as much as they wanted their son or their daughter. Amazing. Please, sir, please, my son is dead, but they have his body. Please, can you get it for us? It's the biggest thing. It's incredible, the level. They want the bodies of these people. They're dead. They're dead. And, you know, when I saw the ones that came in 2 weeks ago, they looked like they just got out of a concentration camp. Then the following week, a group came in and they weren't as bad, in as bad a shape. But Israel's going to have to make a decision. You're right, phase 1 and now phase 2 has started. And today we got some, you know, very, we knew they were dead, by the way. We knew that they were going to be bodies as opposed to people that were living. But it's a very sad situation. At some point, somebody's going to say, we got to do something about this. Mr. President, you were just talking about Afghanistan and the Ba'ath withdrawal. Have all the generals or command staff that were involved with the withdrawal been fired or relieved of duty? Well, that's a great idea. I'm not going to tell this man what to do, but I will say that if I had his place, I'd fire every single one of them, Pete. That's a very good question. ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 2 हफ्ते पहले शनिवार को दोपहर 12 बजे तक की डेडलाइन दे चुके थे। ये कह चुके थे कि अगर सारे हॉस्टेजेस, सारे बंधक वापस नहीं लौटे तो कहर टूट पड़ेगा हमास के ऊपर। अब उसके बाद उनके रुख, उनके सुर जो हैं वो कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस चीज का एहसास हो गया है कि इजराइल की जनता बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बना रही है कि ये सीज फायर डील खत्म नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तमाम जो बंधक हैं वो वापस नहीं आ जाते तब तक इस सीज फायर समझौते को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो लोग वापस छूट सकें। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि हम ये फैसला बेंजामिन नेतन्याहू पर छोड़ते हैं, वो जो करना चाहें वो इस बात का फैसला लें। हालांकि हमें इस बात का दुख है, दुख दुनिया में कई लोगों को है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडीज आ रही हैं, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के शव भी वापस आ रहे हैं हमास के कब्जे से, उसको लेकर पूरा इजराइल जो है वो दुख में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के साथ साथ दुनिया के कई देश भी इसमें शोक में साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गाजा के लोगों का भी दर्द है, क्योंकि गाजा के अंदर भी बर्बादी का मंजर है, तबाही का मंजर है, और उस तबाही को दूर करने की दवा फिलहाल काफी दूर नजर आ रही है, क्योंकि वो जो रास्ता है वो रास्ता इस समय रुका हुआ है, अभी तक मामला सुलझा नहीं है। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर रेड क्रॉस, जो कि इस पूरी डील में ट्रांसफर करवा रहा है, यानी जो बंधक हैं उनको रेड क्रॉस को सौंपता है हमास और वो इजराइल को सौंपते हैं, और साथ ही जो कैदी छोड़े जाते हैं इजराइल से उन्हें भी रेड क्रॉस जो है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, वो लेके आता है गाजा पट्टी के इलाके में, वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर, और उन लोगों तक मिलाता है, उन्हें उन परिवारों तक लाता है। और उसकी तरफ से क्या कहा गया है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की तरफ से कहा गया है कि इज डीपली कंसर्न द इंपैक्ट ऑफ ऑनगोइंग सिक्योरिटी ऑपरेशन जो वहां पर चल रहा है उसको लेकर भी चिंतित है, खासतौर पर वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर। साथ ही इंटरनेशनल रेड क्रॉस की तरफ से ये जो बयान आया है वो भी बड़ा अहम है। देखिए यहां पर क्या कहा गया, टुडे वी ब्रॉट बैक द रिमेन्स ऑफ दोज who should have been reunited with their loved ones in life not in death, यानी इजराइल के वो बंधक जो छोड़े गए, रेड क्रॉस की कोशिश होती, रेड क्रॉस चाहता कि वो लोग अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ जीवित वापस लौट पाते, उनसे मिल पाते, वो मृत होके शव के तौर पर अपने परिवारों के पास वापस नहीं लौटते। लेकिन आवर रोल टुडे वाज टू फुलफिल अ वाइटल ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी एंड अलाउ फैमिलीज टू मॉर्न विद डिग्निटी। दे डिजर्व ग्रीव एंड ऑनर दोज दे लॉस्ट विद अ प्रॉपर बरियल। उन लोगों को इस बात का अधिकार है, जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं, कि उन्हें सम्मान के साथ दफनाया जा सके, उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन यहां पर जो बात उन्होंने कही है बहुत महत्वपूर्ण है। दीज ऑपरेशन शुड हैव बीन डन प्राइवेटली आउट ऑफ द अटमोस्ट रेस्पेक्ट फॉर द डिसीज एंड फॉर दोज लेफ्ट ग्रीविंग। इसे सम्मान के साथ किया जाना चाहिए, जो मृत हैं उनका भी सम्मान रखा जाना चाहिए, साथ ही जो बंधक छोड़े जा रहे हैं उनके आत्मसम्मान के साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और इसे तमाशा नहीं बनाया जाना चाहिए। एवरी रिलीज वेदर ऑफ लिविंग और द डिसीज, यानी चाहे जीवित लोग छोड़े जा रहे हो चाहे मृत लोग छोड़े जा रहे हो, मस्ट बी कंडक्टेड, यानी उन्हें हर हालत में इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि उनका जो सम्मान है और उनकी जो निजता है वो सुरक्षित रह सके। यहां पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस किस पर टिप्पणी कर रहा है, यहां पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है वो टिप्पणी कर रहा है इन तस्वीरों के ऊपर, क्योंकि गाजा से जिस तरीके से बंधकों की रिहाई हो रही है, वो बंधकों की जो रिहाई है वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि यहां पर
जो बंधकों की रिहाई हुई, उन बंधकों की रिहाई के अंदर एक पावर शो नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमास इन लोगों को छोड़ रहा है, जिस तरीके से लोगों की रिहाई की जा रही है, वहां पर एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल मैसेजिंग का जो खेल चल रहा है, उसको लेकर इंटरनेशनल रेड क्रॉस की तरफ से यह टिप्पणी की गई है जो महत्वपूर्ण है। लेकिन इन तमाम हालात के बीच में पड़ोसी भी परेशान हैं। यह तस्वीर तब की है जब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जो हैं वो मिलने के लिए पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव उन्होंने दिया था उसको लेकर जॉर्डन घबराया हुआ है, क्योंकि गाजा से करीब करीब 10.5 लाख लोगों को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जॉर्डन से, किंग अब्दुल्ला से, कि आप अपने यहां पे ले जाइए, क्योंकि हमें गाजा खाली कराना है। हम चाहते हैं कि गाजा को नए सिरे से डेवलप करेंगे, और उसके लिए हमें ये लोग यहां पर नहीं चाहिए, इन लोगों को यहां से हटा दीजिए ताकि हम गाजा को नए सिरे से डेवलप कर सकें, ताकि ना हमास रहेगा ना फिलिस्तीन की समस्या रहेगी। हम गाजा को नए सिरे से डेवलप कर देंगे, और उसके लिए वो कह रहे हैं किंग अब्दुल्ला से कि आप वहां से लोगों को ले जाइए। जाहिर तौर पर जॉर्डन इसके लिए राजी नहीं है, ले नहीं सकता है, और इसी को लेकर पश्चिम एशिया और गल्फ के इलाके के अंदर जो दुनिया की राजधानियां हैं, दुनिया के अलग अलग देशों की, खासतौर पर पश्चिम एशिया और गल्फ के इलाके की जो कई राजधानियां हैं, वहां पर हलचल तेज है। ये जो तस्वीर है ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है उसकी तरफ से शेयर की गई है, और वहां पर क्या कहा गया है, हिज एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जसिम अल थानी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, कहां के, कतर के प्राइम मिनिस्टर की, और साथ ही जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, ये उनके बीच में हुई मुलाकात की तस्वीर है जो बताती है कि किस तरीके से सऊदी अरब और कतर के बीच में इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है। कतर वो देश है जहां पर इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष विराम समझौते को लेकर डील हुई थी। कतर वो देश है जिसे कि इस सुरक्षा का, इस सीज फायर समझौते में सुरक्षा गारंटर माना जाता है। मिस्र और कतर दो देश ऐसे हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा यही देश परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हें देखने को मिल रहा है। और उसमें भी जो और ज्यादा परेशानी है वो मिस्र के पास है, क्योंकि मिस्र की तो बॉर्डर लगती है गाजा के इलाके से, वो रफा बॉर्डर, जहां से तमाम इमदाद, तमाम जो सहायता है वो जा रही है, जिसके रास्ते में कई बार रुकावटें आती हैं, जहां बमबारी भी होती है, इजराइल की फौज का दबाव अभी भी मौजूद है, और इसी के बीच में ये जो कवायदे हैं वो चल रही हैं। साथ ही आप यहां पर एक और तस्वीर देखिए, ये भी सऊदी अरब की तरफ से शेयर की गई है, जो महत्वपूर्ण जानकारी कि फॉरेन मिनिस्टर हिज हाइनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान हेल्ड अ फोन कॉल विद द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अगराची। यानी किसकी बात हुई है, जो विदेश मंत्री हैं सऊदी अरब के, उनकी मुलाकात हुई है ईरान के विदेश मंत्री सैयद अगराची से, और यह बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात और बातचीत कही जा सकती है। इन दोनों के बीच का जो फोन कॉल है, इन दोनों के बीच का जो संपर्क और संवाद है, क्योंकि इजराइल तो सीधे सीधे निशाना साध रहा है ईरान के ऊपर, वो हमास का हमदर्द ईरान को बताता है, ईरान को कटघरे में खड़ा करता है। अमेरिका भी मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी की बात कर रहा है, ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगा रहा है, ईरान के खिलाफ। ईरान इस समय जो है वो अलग डिप्लोमेसी खेल रहा है। ईरान का ये संपर्क करना ये बताता है कि एक अलग खिचड़ी जरूर पक रही है, और खास तौर पर ये जो संवाद है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो इमरजेंसी अरब समिट बुलाई गई है, ये मिस्र की राजधानी काहिरा में होनी है, और इसके अंदर तय होना है कि ट्रंप का वो जो प्लान है, गाजा प्लान जो है, उस गाजा प्लान के विकल्प में आखिर क्या प्लान दिया जाए, किया क्या जाए। और इन तमाम चीजों के बीच में ये जो तमाम जो मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों के बीच में दबाव बेंजामिन नेतन्याहू पर भी है, इन लोगों का दबाव है जो लोगों की वापसी को लेकर सुर उठा रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर जो हुआ है उसका एक जल्दी से रिकैप मैं आपको बता देता हूं। हमास ने गुरुवार के तड़के 4 इजरायली बंधकों के शव जो हैं वो इजराइल को सौंपे हैं, और ये शव पहले चरण के समझौते के अंतिम दौर में जो अदला बदली होनी थी उसका हिस्सा थे। लेकिन इसके बदले में इजराइल ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, और ये प्रक्रिया पूरी रात चली। इन तमाम संघर्ष विराम के नाजुक हालात के बीच में भी हमास ने शनिवार 22 फरवरी को 2 बंधकों को सौंपा था, और उसमें पहले चरण के तहत उसका यह वादा लगभग पूरा हो चुका है। यानी हमास अपनी तरफ से यह वादा लगभग पूरा कर चुका है, लेकिन अभी भी कई बंधक ऐसे हैं जो हमास के कब्जे में मौजूद हैं। चूंकि हमास ये कह रहा है कि अब सेकंड फेज को लेकर बातचीत शुरू करनी चाहिए, लेकिन इजराइल इस मामले में अटका हुआ है, इजराइल इस समय मामले में रुका हुआ है। इजराइल के अंदर इस चीज का विरोध हो रहा है। जो सेकंड फेज का प्लान बन जाना चाहिए था, यानी फर्स्ट फेज के शुरू होने के बाद करीब 39-40 दिन होने जा रहे हैं, 42 दिन का पहला फेज था, इसमें अब तक यानी 16वें दिन जो है वो सेकंड फेज को लेकर बातचीत शुरू हो जानी चाहिए थी। सेकंड फेज का जो खाका है वो तय हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सेकंड फेज क्या होगा, कैसा होगा, कोई नहीं जानता है। बहुत उथल पुथल चल रही है। लेकिन इस उथल पुथल के बीच में आपको यह भी देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप
ये जो गाजा प्लान की तस्वीर दिखा रहे हैं, उस गाजा प्लान को लेकर उनके करीबी एलन मस्क, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है, उनका ये जो ग्रॉक 3 AI है, ये क्या कहता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान कितना मुनासिब है, कितना मुमकिन है। तो देखिए, ग्रॉक से जब हमने ये सवाल पूछा तो इस AI का कहना था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जो प्रस्ताव दिया है कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करे, वहां के फिलिस्तीनियों को अन्य देशों में स्थानांतरित करे और उसे मध्य पूर्व का रिवेरा बनाए, साथ ही यानी एक शांति का टापू उसे बनाए, उसे एक जो है नक्काज जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि एक रिवेरा जो है यानी वो एक शांतिपूर्ण जगह है जहां सुख है, समृद्धि है, वो बनाने की जो बात कर रहे हैं, पुनर्विकास करने की बात कर रहे हैं। इस योजना की व्यावहारिकता कई कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक हैं? पहला है कानूनी और नैतिक चुनाव, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि किसी भी इलाके में आबादी को जबरन विस्थापित करना, यानी उन्हें जबरन वहां से हटाना, जैसे कि गाजा के 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को यदि हटाया जाता है तो उसे युद्ध अपराध माना जा सकता है, यानी उसे जो है वॉर क्राइम कहा जाएगा। कई देश और कई संगठन इसे जो एथनिक क्लेंजिंग है यानी जातीय सफाई भी करार दे चुके हैं और इस योजना को लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय जो विरोध है वो डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ सकता है अगर वो इस प्लान पर आगे बढ़ने की जिद पर अड़े रहते हैं। साथ ही यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है आर्थिक व्यावहारिकता, क्योंकि ये आसान नहीं है, पैसा बहुत लगेगा, विशाल कार्य है। पिछले 15 महीनों में इस युद्ध ने 60% से ज्यादा इमारतों को नष्ट कर दिया है और अनुमानित लागत बहुत ज्यादा होगी, करीब करीब 5 करोड़ टन से ज्यादा। तो वहां पर मलबा है, उस मलबे को हटाने में ही 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। साथ ही उसके पुनर्निर्माण को लेकर 20 से लेकर करीब करीब 50 अरब डॉलर की जो कीमत है वो आंकी जा रही है। इसके अलग अलग एस्टिमेशन सामने आए हैं और अमेरिका इसके लिए धन या सैनिक नहीं देगा, जिससे इस क्षेत्र में साझेदारी पर वहां से पैसा कहां से जुटाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उलझी हुई हैं या जिनकी तस्वीर धुंधली है। इसके अलावा आप फिलिस्तीन के उन लोगों को जो गाजा के इलाके में रहते हैं उन्हें कैसे हटाएंगे, उनका जो प्रतिरोध है वो एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका वहां पर अपनी फौजें नहीं उतारेगा। तो वो जो हथियारबंद हमास के लड़ाके हैं वो क्या खाली करके चले जाएंगे? क्या वो हथियारों का समर्पण कर देंगे? क्या वो अमेरिका की ताकत के आगे झुक जाएंगे या अमेरिका सीधे सीधे अब हमास से टकराने वाला है? आपको क्या लगता है? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही गाजा के निवासी अपनी जमीन से गहरा लगाव रखते हैं, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इतिहास में 1948 का जो नकबा था, यानी नकबा 1 और नकबा 2, ये जो बीते 70 सालों के अंदर हुआ है, उसके बाद नकबा 3 के लिए क्या फिलिस्तीन के लोग तैयार हैं? हाल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश लोग विस्थापन के खिलाफ हैं और ये जो रेजिस्टेंस है ये एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही जो क्षेत्रीय स्थिरता है, क्योंकि मिस्र नहीं चाहता, जॉर्डन नहीं चाहता कि फिलिस्तीन के शरणार्थी उसके यहां पर आए, उनके यहां पर अपनी अलग समस्याएं हैं। बहुत सारे शरणार्थी पहले से जॉर्डन के अंदर रह रहे हैं, मिस्र के अंदर रह रहे हैं और अब और जो शरणार्थी है वो नहीं चाहिए। और साथ ही अगर ये शरणार्थी गाजा से निकल गए तो उसके बाद फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 नेशन थ्योरी की बात की जा रही है, जिसको लेकर सऊदी अरब ये कह चुका है कि उसके पूरा होने तक, यानी अलग फिलिस्तीन देश बनने तक, इजराइल के साथ में उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। अमेरिका किस तरीके से सऊदी अरब को मनाएगा, किस तरीके से जो गल्फ के देश हैं, क्या वो इस चीज के लिए राजी हो जाएंगे? ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अभी एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन राजनीतिक समर्थन जो है इस योजना को लागू करना, उसको लेकर भी एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि इस देश का इसको समर्थन करने वाला फिलहाल केवल एक ही देश है, इजराइल। जाहिर तौर पर इजराइल का इसके अंदर फायदा है, इसलिए इजराइल इसका समर्थन कर रहा है। लेकिन मिस्र इसके विरोध में है, जॉर्डन इसके विरोध में है, सऊदी अरब इसके विरोध में है, फ्रांस ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही यूके इसको लेकर असहज है, जर्मनी भी इसके पक्ष में नहीं है, रूस और चीन भी इसके खिलाफ है। यानी सिक्योरिटी काउंसिल में यदि यह मामला जाता है तो फ्रांस, ब्रिटेन, इसके साथ साथ रूस और चीन, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, ये अमेरिका के खिलाफ वोटिंग भी कर सकते हैं। इसलिए इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय जो अनुमति है वो तो किसी तरह से हासिल नहीं हो सकती। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर, इस कॉन्फिडेंस के साथ में इस प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान कुछ और है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये केवल बातें करने के लिए बात कर रहे हैं या वाकई में वो गाजा को खाली कराने को लेकर सीरियस हैं? क्योंकि ये भी मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप बात कुछ और कर रहे हो, चाह कुछ और रहे हो। लेकिन फिर भी निष्कर्ष
जो एआई है, खासतौर पर एलन मस्क का एआई जो है, वो इसके निष्कर्ष में कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की योजना की व्यावहारिकता बेहद कम है। यानी वो जो बातें कर रहे हैं वो व्यावहारिक नहीं है। गाजा से लोगों को खाली कराना आसान नहीं है। कानूनी, आर्थिक और नैतिक कई बाधाएं एक साथ हैं। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक विरोध इसे लागू करने को लगभग असंभव बनाते हैं। केवल इजराइल ही इसका समर्थन करता है, जबकि अधिकांश प्रमुख देश और गाजा के लोग इसके खिलाफ हैं। बिना व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति और जरूरी संसाधनों के यह योजना वास्तविकता से अधिक एक विवादास्पद विचार ही बनी रहेगी। यानी एक ऐसा आइडिया जिसको लेकर बहस तो बहुत होती है, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीन पर उसे उतारना न मुमकिन है न मुनासिब है। ये वही एआई कह रहा है जिससे वो तस्वीरें बनाई जा रही हैं जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप शेयर कर रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में अपनी सोने की गाजा बना पाएंगे, या वो केवल एक ख्वाब है जिसे वो देखते रहना चाहते हैं, जिसको लेकर चर्चा होती रहेगी कि काश गाजा वैसा बन जाता, जिसको लेकर बार बार जिक्र डोनाल्ड ट्रंप करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।